बच्चों, आज अपन इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, 4th नंबर पार्ट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में आप देखोगे हर साल, लगभग हर साल, कोई एक आध साल छोड़ दो भले ही, हर साल आपको इस सेक्शन के अंदर से क्वेश्चन मिलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपने अभी तक 10th क्लास के अंदर नहीं पढ़ा, इससे पहले जो भी टॉपिक्स आए उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी 10th क्लास के अंदर। ठीक है ना, तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़े, ढंग से पढ़े। तो अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट 4 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसको क्लियरली, डिस्टिंक्टली हम उसको देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं, विजिबल हो सकता है वो हमारे लिए। ठीक है ना, इसमें जो सबसे पहले जो नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है वो ह्यूमन आई है। तो जो नेचुरल जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो तो ह्यूमन आई है, और इसके बारे में आप 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में क्या होता है, जो इससे एक पूरी आई बॉल होती है, हम पूरा उस तरीके से नहीं लेंगे जैसे आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है इसको। ठीक है, पूरी एक आई बॉल होती है, उस आई बॉल के अंदर जो होता है, ये पूरी आई बॉल है, ये ऐसे कुछ मसल्स बाहर निकली हुई होती है, इनको अपन सिलेरी मसल्स बोलते हैं। आपको पता है, ज़्यादा अपन को वैसे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक सी इन्फॉर्मेशन अपन को होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये पूरी आई बॉल है। इस आई बॉल के अंदर ये जो लेंस लगा हुआ है, ये क्रिस्टलिन लेंस है। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है और लिक्विड का होता है, एक तरीके से प्योर वाटर ही होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के आसपास ही होता है, 1.3 के आसपास ही होता है। ठीक है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। इस लेंस की ये खासियत है कि ये अपनी फोकल लेंथ को कम ज़्यादा कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। ये जो लेंस है हमारे ह्यूमन आई, ये वाला जो आगे वाला लेंस है, इसके आगे, इस लेंस के आगे स्क्रीन को प्रोटेक्ट रखने के लिए एक पार्ट होता है ऐसे बाहर निकला हुआ, उसको अपन कॉर्निया कहते हैं। ठीक है ना, ये कॉर्निया जो होता है, इसकी हेल्प से अपना जो आई लेंस है वो प्रोटेक्ट होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये ठीक है सिलेरी मसल्स है, और यहाँ पर एक जस्ट ऐसे कुछ आगे पार्ट निकला हुआ होगा। सिलेरी मसल्स तो लेंस को पकड़ के रखते हैं, ये आगे जो पार्ट लगा हुआ होता है इसको अपन बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। ठीक है ना, ये आइरिस एक तरीके से शटर का काम करता है। अब जो लाइट आएगी वो लाइट एंटर करेगी ये यहाँ से, ये इतना सा होल दिख रहा है आपको, ये इतना सा होल, इस होल के अंदर से लाइट एंटर करेगी। इस होल को प्यूपिल बोलते हैं अपन, प्यूपिल। ठीक है, इस प्यूपिल के अंदर से लाइट जो है एंटर करती थी। इस प्यूपिल की साइज़ को कम ज़्यादा करने का काम, इसको कंट्रोल करने का काम जो होता है, लाइट को, इसके इंटेंस, ये मतलब ये साइज़ जो है, प्यूपिल की साइज़ को कंट्रोल करने का काम करता है आइरिस। इससे क्या होता है, लाइट जो अंदर आ रही है उसकी इंटेंसिटी कंट्रोल होगी। बहुत ज़्यादा लाइट आएगी तो ये आइरिस जो है इसको प्यूपिल की साइज़ को छोटा कर देगा, लाइट कम आ रही है तो ये इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देगा। तो आइरिस जो है वो साइज़ को, इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है लाइट की। ठीक है ना, आइरिस और प्यूपिल मिल करके दोनों। क्लियर, ये हमारा पूरा लिक्विड है। अब देखो, यहाँ पे पानी भरा होता है, विट्रस ह्यूमर कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं, यहाँ दोनों तरफ लिक्विड भरा होता है। ठीक है, अब ये लेंस है, लेंस के ऊपर रे आकर के गिरेगी, तो रे जो कहीं पर भी आकर के जब गिरेगी तो आपके इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो एक्चुअली इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो हमारी जो ये पूरा जो आई है, इस आई का जो ये पीछे वाला जो पार्ट है, ये स्क्रीन का काम करता है। इसको अपन रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेटिना बोलते हैं। इस रेटिना से आपके बहुत सारे ऑप्टिकल नर्व कनेक्ट होती है। तो जब आपके ऑब्जेक्ट से कहीं से रे आएगी, वो रे जब फाइनली कॉन्वेक्स लेंस से मिलकर के यहाँ पे इमेज फॉर्म करेगी रेटिना के ऊपर, तो बहुत सारी ऑप्टिकल नर्व्स होती है, वो नर्व यहाँ से उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके ब्रेन के पास लेके जाती है और आप इमेज को इंटरप्ट करते हो, पढ़ लेते हो उसको। ठीक है ना, तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखो, अपन को इस 2 पॉइंट के बारे में याद रखना है। अपन जब किसी चीज़ को देखते हैं, विजिबिलिटी होती है, तो अपन दूर तक कितना देख पाते हैं और नज़दीक तक कितना देख पाते हैं। तो अपने लिए 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट, अपन नज़दीक से नज़दीक किसी ऑब्जेक्ट को कितना नज़दीक तक देख पाएंगे। तो एक्चुअली आप जब किसी ऑब्जेक्ट को, आप सामने कोई चीज़ पड़ी, उसको पढ़ोगे, आप नज़दीक लाओगे तो एक लिमिट होगी उसको नज़दीक लाने। उससे ज़्यादा आप नज़दीक लेके आ जाओगे तो आप उसको नहीं देख पाओगे, या पढ़ ही नहीं पाओगे, स्ट्रेस होगा, नहीं पढ़ पाओगे, आप अनकम्फर्ट फील करोगे। ऐसे थोड़ी उसको ला के चिपका दूँ तो मुझे ज़्यादा साफ दिखेगा, नहीं दिखेगा। आप थोड़ा सा कन्वीनियंट लगना चाहिए, इतना दूर रखते हैं अपन, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, तो एक मिनिमम डिस्टेंस होती है जिसके आगे अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हमें नहीं दिखाई देती इमेज क्लियरली। उस नियर पॉइंट को कहते हैं, उस डिस्टेंस को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ
डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। ये डिस्टेंस को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और ये 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, डाटा अपने हिसाब से दे सकता है, अगर नहीं दे तो हमें याद रखना है डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। दूर तक कितना देख पाते हो आप, दूर तक कितना दूर तक देख पाते हो आप, तो हम दूर तक भाई बहुत दूर तक देख सकते हैं हम। फार पॉइंट जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, कितना होता है, इनफाइनाइट। आप इन्फिनिटली दूर तक देख सकते हो। अब आप कहोगे भाई इनफाइनाइट तक थोड़ी दूर देख सकते हैं हम, तो कोई लिमिट तक देख सकते हैं। देखो आप सन को देखते ही हो, आप देखते हो ना सन को, सन कितना दूर है, सन से भी आगे दूर तक है स्टार्स, उनको भी अपन देख लेते हैं। तो बहुत दूर तक अपन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, देख सकते हैं आराम से, बस उसकी साइज़ बड़ी होनी चाहिए, इनफ। आप सोचो कोई माउंटेन के ऊपर आदमी खड़ा है, मुझे वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअली उसकी वो जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर जाता है तो उसका मैग्नीफिकेशन कम होता है। तो मैग्नीफिकेशन जब बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो हमारी जो आई की जो रेंज है, रिजोल्यूशन एफिशिएंसी जो है, रिजोल्यूशन पावर, उससे कम हो जाता है, तो फिर हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो छोटा होने की वजह से नहीं देख पाते हैं ना। कोई अगर आपको लग रहा है कोई बहुत दूर है, मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ, रेंज तो इनफाइनाइट है, फिर भी हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, तो उसका रीज़न है वो बहुत छोटा हो गया। अगर उसकी साइज़ बहुत बड़ी इनफ हो, जैसे स्टार्स बहुत बड़े, अर्थ मून इन सबसे बड़े, तो इसलिए वो बहुत दूर हैं, बहुत दूर होने के बावजूद भी छोटे हो गए, पर हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारी रेंज के अंदर है, रिजोल्यूशन के अंदर है, ठीक है ना। तो अपने देखने की जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी फार पॉइंट जो होता है इनफाइनाइट। यानी कहने का मतलब एक जो ह्यूमन आई है, ये ह्यूमन आई जो है, अपन नज़दीक से नज़दीक तक तो देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, और दूर से दूर मैं इनफाइनाइट तक देख सकता हूँ। यानी 25 के अंदर मैं नहीं देख सकता और इनफाइनाइट के मैं बाहर नहीं देख सकता, मैं इस रेंज के अंदर ही देख सकता हूँ। इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, भले कहीं पे भी पड़ा है, मैं उसको आराम से देख लूँगा। 25 से इनफाइनाइट के बीच में हम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ विज़न। क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ विज़न, ठीक है। तो जो ह्यूमन की जो रेंज ऑफ विज़न होती है वो बिटवीन 25 टू इनफाइनाइट होती है। ये नियर पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट। एक वर्ड आप सुनोगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है, ये जो आई लेंस होता है, देखो आपको पता है कि इमेज हमेशा इसी स्क्रीन के ऊपर बनानी है, हमारी ये स्क्रीन है। अब इमेज स्क्रीन के ऊपर बनानी, तो अपन तो पता है कि भाई इमेज हमेशा इसी जगह बनानी, तो लेंस को तो आगे पीछे कर नहीं सकते। तो क्या होता है कि ये सिलेरी मसल्स इस लेंस को पतला कर सकती है, इसको दबा सकती है, इसको खींच सकती है। इससे क्या होता है, इस लेंस का कर्वेचर चेंज हो जाता है। कर्वेचर, लेंस का कर्वेचर ये चेंज होने की वजह से लेंस की फोकल लेंथ भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और फोकल लेंथ चेंज होकर के इमेज यहाँ पे बनती है। तो हर एक ह्यूमन आई के, यानी हर जो आई है, कोई भी आई हो, भले ह्यूमन आई हो या किसी की भी आई की, एक एबिलिटी होती है कि वो अपने लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके। इसको अपन बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ और इट्स कर्वेचर इटसेल्फ, है ना। द एबिलिटी ऑफ आई या आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। ये पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया है। डेफिनेशन भले आप लिख लेना पावर ऑफ अकोमोडेशन की, जो मैंने आपको बोली है, और कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब ह्यूमन आई के बारे में तो हमने एक जनरली बात कर ली। डिफेक्ट्स ऑफ विजन भी पढ़े हुए हैं आपने। जब पास होता है कोई ऑब्जेक्ट, मतलब एक पर्सन जो होता है उसको दूर की चीज़ क्लियर नहीं दिखाई देती है, पास की चीज़ तो उसको साफ दिखाई दे देती है, तो उस डिफेक्ट को मायोपिया बोलते हैं। उसको दूर करने के लिए आप कॉन्केव लेंस काम में लेते हो। ये सब 10th क्लास की बातें पढ़ी होनी चाहिए। एक में होता है कि पर्सन जो है, अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, है ना, डिस्टिंक्टली। डिस्टिंक्टली कहो या क्लियरली कहो, एक ही मतलब है। अगर कोई पर्सन नियर के ऑब्जेक्ट को साफ नहीं देख पा रहा है तो ये भी एक डिफेक्ट है, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कह सकते हैं, शॉर्ट साइटनेस भी कह सकते हो आप। सॉरी, इसमें पर्सन नज़दीक की चीज़ नहीं देख पा रहा है, इसको फार साइटनेस कहोगे आप, लॉन्ग साइटनेस भी कहते हो, ठीक है। और दूर की चीज़ नहीं देख पा रहा है, जो मायोपिया में होता है, तो उसको आप शॉर्ट साइटनेस कह सकते हो, शॉर्ट साइटनेस कह सकते हो आप उसको, ठीक है ना, या नियर साइटनेस कह सकते हो। मायोपिया के दूसरे नाम भी है। मायोपिया को दूर करने के लिए कॉन्केव लेंस काम में लेते हैं। नज़दीक की चीज़ सही नहीं दिखाई दे रही है, हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स काम में लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस काम में लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जनरली ये है। और प्रेस बायोपिया भी होता है। एस्टिग्मेटिज्म भी डिफरेंट एक है, होता है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि आई जो होता है उसका नॉन कर्वेचर शेप होता है, इसका कॉर्निया का, तो उस वजह से भी इमेज साफ नहीं दिखाई देती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक, जैसे उस ग्राफ लेके आ जाओ, एस्टिग्मेटिज्म है ना। आई के डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ, डिफेक्ट ऑफ विजन की जनरली इतने काम के नहीं है, पर पता होना चाहिए। अगर किसी को एस्टिग्मेटिज्म हुआ हो, ये एस्टिग्मेटिज्म शायद आपने 10th में नहीं पढ़ा हो, ये अगर किसी को डिफेक्ट होता है ना, तो उसके सामने अगर ऐसा ग्राफ लेके आ जाओ तो उसको मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी दिख रही है,
पर ये वर्टिकल लाइन सीधी नहीं दिखेगी, वर्टिकल लाइन उसको ऐसे दिखेगी, ऐसे, या हो सकता है वर्टिकल लाइन सीधी दिख रही है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे कर्व दिखेगी, कर्व। तो ऐसे डिफेक्ट को दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस काम में लेते हैं, सिलेंडर शेप के होते हैं लेंस काम में लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया। प्रेस बायोपिया जो होता है उसमें पर्सन को एज के साथ सिलेरी मसल्स जो है वो वीक हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसको, ये मायोपिया का एक टाइप होता है प्रेस बायोपिया, तो उसमें जो है आपके बाईफोकल लेंथ के लेंस काम में लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इनके बारे में तो आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन देना था, पता चल गया। अब अपन जो मेन चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं अपने, जो इस फोर्थ पार्ट के अंदर जो है भाई 2 टॉपिक है, 2 इंस्ट्रूमेंट है, एक माइक्रोस्कोप होगा और एक टेलीस्कोप। बस अपन को दोनों को डिटेल से पढ़ना है। एग्जाम में मैं कह रहा हूँ ना, हर साल कोई 1 आध साल छोड़ दो आप, हर साल आपको इन टॉपिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब अपन माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेटा देखो, मैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों के बारे में बात करूंगा। तो इन दोनों में कुछ टर्म्स काम आएगी, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार पहले बता देता हूं। देखो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो आप, और इतने ज़्यादा कंफ्यूज होगा आपको लगेगा टॉपिक यार क्या है, एक्चुअली मिक्सअप हो रहा है, मुझे बहुत बोरिंग सा लग रहा है टॉपिक, है ना। तो अगर, लेकिन मेरा ये कहना है आपसे, अगर आपने एक जो मेन जो कीवर्ड होता है उस कीवर्ड को समझ लिया आपने, तो आपके लिए वही टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। आपको लगेगा ये तो इतना इजी टॉपिक है यार, इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो उस कीवर्ड को अगर आपको समझना है, जब तक उस कीवर्ड को नहीं समझोगे आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये टॉपिक। तो अपन उसी कीवर्ड की बात कर रहे हैं। एक टर्म आएगी आपके सामने, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्या वर्ड आएगा आपके सामने? एंगुलर मैग्निफिकेशन। एक लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, अभी तक हमने पढ़ा लीनियर मैग्निफिकेशन, एक एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, जिसको आप दूसरा नाम देते हो मैग्नीफाइंग पावर। क्या नाम देते हो इसको? मैग्नीफाइंग पावर, और इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट करते थे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है, इसमें हाइट नहीं आएगी, इसमें एंगल आएगा। क्या आएगा? एंगल, एंगल ऑफ इमेज। और एंगल भी कहां पर बन रहा है? आंख के ऊपर, हमारे आई के ऊपर बन रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। अब भाई देखो, इसको थोड़ा समझे आप, सीरियस ले इसको, है ना। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर बस ये 2 लेक्चर रहे हैं, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप खत्म हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको सीरियसली समझे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितने भी हमने पढ़े ना, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसी चीज़ को कहूँगा, ठीक है। एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एट आई, ठीक है। अब जो इमेज का जो एंगल होता है उसको आप कहोगे बीटा, और ऑब्जेक्ट के एंगल को कहोगे आप अल्फा कहोगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ इस एंगुलर मैग्निफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी और क्या कारण है। देखो, पहली बात तो आपको ये पता होगा, जैसे हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप किस लिए काम में लेते हैं। माइक्रोस्कोप आप इसलिए काम में लेते हो कि इतनी छोटी चीज जिसको आप नेक्ड आई से, सिंपल आंखों से आप नहीं देख पाते उसको, ऐसे सिंपली अगर आपके सामने कोई बैक्टीरिया हो या कोई बहुत छोटी चीज़ हो अगर आप, तो उसको नहीं देख पाते आप। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ है तो हमारे पास ही है, नज़दीक ही है, कोई बहुत दूर नहीं, वो चीज़ है तो हमारे पास है, लेकिन इतनी छोटी है कि हमारी जो आई का जो रिजोल्यूशन है, एक देखने की लिमिट होती है आपकी, उससे छोटी चीज़ को आप नहीं देख पाते हो। आपको एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हुए थोड़ी दिखते हैं आपको, क्यों? क्योंकि आपकी वो रिजोल्यूशन नहीं है आई की, ठीक है ना। तो आपकी रिजोल्यूशन से जब वो चीज़ बाहर चली जाती है तो आप उसको नहीं देख पाते। तो माइक्रोस्कोप यही करता है, टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। तभी माइक्रो पड़ा, माइक्रो का मतलब बहुत छोटा है ना, माइक्रोस्कोप नाम इसीलिए पड़ा, टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और टेलीस्कोप क्या करता है? टेलीस्कोप जो है भाई, ये छोटी चीज़ नहीं दिखाता है, छोटी चीज़ को नहीं बताता है, ये तो जो चीज़ बड़ी है उस बड़ी को ही दिखाता है आपको, लेकिन वो चीज़ बड़ी है और वो बहुत दूर है। तो कई बार बहुत दूर होने की वजह से भी वो चीज़ अपन को सिंपली नहीं दिखाई देती है अपन को, है ना, बहुत दूर होने की वजह से। तो बहुत दूर होने की वजह से वो चीज़ अपन को, जैसे मून है, मून यूँ तो दिखता है, पर एक्चुअली मुझे और थोड़ा इसको बड़ा करके देखना हो, एनलार्ज करके देखना हो, तो फिर अपन कैसे देखें अपन? तो कोई भी चीज़ को बड़ा करके दिखाना है ना, मैग्नीफाइड करके दिखाना, ठीक है ना, टू सी मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर पड़ा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, उसको देखने के लिए काम में आता है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, छोटा ऑब्जेक्ट है, क्या मैं उसके लिए लीनियर मैग्निफिकेशन काम में लेना चाहिए मुझे? क्या लीनियर मैग्निफिकेशन अगर निकालूं, मैग्निफिकेशन कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करूं मैं, अगर इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, तो यार देखो कितना एक नॉनसेंस वाली बात हो जाएगी। इतना छोटे ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, कहाँ से उसकी हाइट लाओगे आप? कहाँ से फिर उसकी इमेज की हाइट लाओगे आप? ये कोई माइक्रोस्कोप से मैं छोटी चीज़ देख रहा हूँ बड़ी होगी, तब मैं उसकी हाइट कहाँ से पता करूँ?
कितना छोटा ऑब्जेक्ट है, कोई बैक्टीरिया है तो कहाँ से उसकी हाइट लाए, तो हाइट को रेशियो निकालना एक थोड़ा सा सही नहीं होता है हमारे लिए, है ना, निकाल भी नहीं पाएंगे। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, कोई बहुत बड़ा मून है तो मून की कैसे हाइट अपन पता करें, और हाइट भी पता करेंगे, इमेज की हाइट, वो मतलब एक बैलेंस नहीं बैठेगा, है ना। दूसरी एक चीज़ मैं आपसे और बता देता हूँ, देखो हम एक्चुअली काम में कौन सा मैग्नीफिकेशन लेंगे, यहाँ पे एंगुलर मैग्नीफिकेशन, जो एंगल का रेशियो होता है, इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब देखना भाई इसको समझना, आपकी आंख यहाँ पर पड़ी है, ठीक है, आपकी आंख यहाँ पे पड़ी, निकाल के रख दिया आपने आंख, यहाँ पर आपकी आंख पड़ी है, ये आई है आपकी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, तो ये ऑब्जेक्ट की मैं हाइट नहीं लेके इस ऑब्जेक्ट का एंगल ले रहा हूँ, ये मेरे आई पे कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, इसको मैं कहूँगा अल्फा एंगल। क्लियर, इस एक जगह पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तब ये एंगल बना रहा है अल्फा। अब मैं इसी जगह पे ला करके एक ही जगह कंपेयर करना पड़ेगा। दूसरी जगह अगर मान लो अब मेरी इमेज बन गई, इमेज को मैं कहीं और रखूंगा तो उसका तो एंगल ऑब्वियसली और होना ही होना है, दूसरा एंगल होना ही होना है। अब मुझे यूँ थोड़ी पता चलेगा वो छोटी हुई बड़ी हुई। जैसे मान लो इसी को आप मैंने पीछे सरका दिया, ठीक है, ये पीछे यहाँ रख दिया मैंने, तो अब देखो एंगल कितना हो गया, इसका तो एंगल कम हो गया, इसी ऑब्जेक्ट का एंगल कम हो गया। तो एंगल कम होने से क्या ऑब्जेक्ट छोटा हो गया क्या, इसकी साइज छोटी हुई क्या, नहीं, छोटा थोड़ी हुआ, उतना कुत्ता है। तो जगह चेंज करने पे आपका एंगल चेंज हो गया। तो एक्चुअली अगर आपको पता करना है कि ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी है कि नहीं है, तो दोनों का एंगल निकालना, और एंगल भी कहाँ निकालना, एक ही जगह रख के निकालना, अलग अलग जगह नहीं रखना है। तो अब इस ऑब्जेक्ट ने कहीं दूर इमेज बना दी, मान लो कहीं पर भी इमेज बन गई, ठीक है ना, और ये जो इमेज है उस इमेज को भी पकड़ के यहीं पर रखो, आपको इमेज को जितनी भी साइज है उसकी इमेज की ऐसे कैसे उठा करके यहाँ ऑब्जेक्ट के पास रख दो, यानी दोनों एक ही जगह लाओ आप, ऑब्जेक्ट और इमेज। तो दोनों एक जगह लाओगे तो ऑब्वियसली दोनों की हाइट में डिफरेंस तो है ही, डिफरेंस हो गया, और डिफरेंस हो गया तो अब इस ये जो इमेज है ये कितना एंगल बना रही है आई के ऊपर, इसको आप कहोगे बीटा। तो आप मुझे बताओ अब अगर मैं बीटा और अल्फा का रेशियो निकालूँ, बीटा अपॉन अल्फा, और ये रेशियो मेरे 1 से बड़ा आ जाए, इसका मतलब बीटा ज़्यादा है, और बीटा ज़्यादा एंगल होने से इसका मतलब इमेज का एंगल ज़्यादा हो गया ना, इमेज का एंगल ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट का एंगल क्या है, कम है। भाई m 1 से बड़ा आ गया अगर आपके, तो इसका मतलब इमेज बड़ी होगी। तो आप एंगल से भी पता कर सकते हो कि इमेज बड़ी है छोटी है, पर कंडीशन ये है कि दोनों को एक ही जगह काट के रखना पड़ेगा आपको। या तो ऑब्जेक्ट को इमेज की जगह लाओ या इमेज को ऑब्जेक्ट की जगह रखो आप, ला करके फिर आप उसके बाद पता करो, एंगल का रेशियो निकालो आप, तो आपको बहुत आसानी से, बहुत ईजी वे से पता चलेगा कि इमेज बड़ी है कि छोटी है। तो अपन इन डेरिवेशंस में यही करने वाले हैं भाई, अपन बीटा अपॉन अल्फा निकालेंगे बस, बाकी कुछ नहीं करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। और मैग्नीफाइंग पावर जब निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, इमेज का एंगल लेंगे ऊपर और नीचे लेंगे ऑब्जेक्ट का एंगल, और दोनों एक ही जगह होंगे। अब दोनों एक ही जगह होंगे तो ये मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ अब आपको, ठीक है। तो अब आप जो आगे m निकालोगे, m का फॉर्मूला जो होगा बीटा अपॉन अल्फा, इसमें इस बीटा के अपन 2 केस लेंगे, बीटा के 2 केस लेंगे। अब मैं यही चीज़ बता रहा हूँ भाई आपको, देखना, ये मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ये आपको कोई लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसको बस समझ लो इस चीज़ को कि हम मैग्नीफिकेशन एंगुलर वाला लेंगे, इसमें एंगल का रेशियो होगा, और एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालते टाइम दोनों एक ही जगह ला करके रखो आप, जहाँ पे भी जैसे भी इमेज बनी उसकी हाइट उतनी उतनी होनी चाहिए, और उसको उठा कर उसको एक ही जगह रखो जहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है, तब आप रियलिटी में कंपेयर कर पाओगे कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है, ठीक है ना। कुल मिला के अब अपन हाइट का रेशियो नहीं लेंगे, एंगल का रेशियो लेंगे। क्लियर। तो मैं एक बार ये चीज़ बता रहा हूँ बीटा अपॉन अल्फा के बारे में। देखो माइक्रोस्कोप में भी अपन m का फॉर्मूला बीटा अपॉन अल्फा काम में लेंगे, और टेलीस्कोप में भी m का फॉर्मूला बीटा अपॉन अल्फा काम में लेंगे भाई, ठीक है, बीटा अपॉन अल्फा काम में लेंगे। अल्फा किसका एंगल है, ऑब्जेक्ट का, अल्फा किसका एंगल है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। बीटा किसका एंगल है, इमेज का, बीटा किसका एंगल है, इमेज का। अब देखो बीटा के इसमें भी 2 केस होंगे, 2 डेरिवेशन करेंगे अपन बीटा के। फर्स्ट डेरिवेशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस का मतलब नियर पॉइंट, ठीक है। और दूसरा डेरिवेशन करेंगे इस माइक्रोस्कोप में, एक ही माइक्रोस्कोप में 2 केस करने पड़ेंगे। दूसरे केस के अंदर मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को रखूंगा एट इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें भी 2 डेरिवेशन करने पड़ेंगे आपको, बीटा के 2 केस होंगे, बीटा की वजह से 2 डेरिवेशन करने पड़ेंगे। इसमें भी बीटा एक बार एट लीस्ट डिस्टेंस होगा और एक होगा एट इन्फिनिटी। कोई डाउट ही नहीं, कंफ्यूजन ही नहीं यार। बीटा की इमेज एक बार इन्फिनिटी पे बनानी, एक बार लीस्ट डिस्टेंस पे बनानी, वो तो हम बनाएंगे तब पता चलेगा आपको कितना इजी चीज़ है। अब देखो स्टूडेंट जो कंफ्यूज कहाँ होंगे, बीटा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 डेरिवेशन करने हैं, 2 केस लेने, एक बार इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनाना आप, फिर पूरा डेरिवेशन कर लेना और m निकाल देना, फिर एक बार इमेज जो है बीटा एंगल जो है इन्फिनिटी पे बनाना और एक बार वापस डेरिवेशन करना। तो इसमें आप कहीं नहीं अटकने वाले हो।
अब जो है देखो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं अल्फा को लेके, और ये चीज़ आपको यहाँ पकड़ लेनी है बस। अल्फा जो है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या होगा, दोनों में एक दूसरे का अलग अलग होगा और उल्टा होगा। माइक्रोस्कोप छोटी छोटी चीज़ों को दिखाता है। क्या छोटी चीज़ इन्फाइनाइट पे हो सकती है क्या? अरे इन्फाइनाइट पे होती है क्या छोटी चीज़? बहुत छोटी छोटी चीज़ बैक्टीरिया और देखने, तो बैक्टीरिया तो जितने नज़दीक होने चाहिए हमारे आँख के पास में होंगे तब सही दिखेंगे हमें। तो इसमें फिक्स्ड है कि हम जो ऑब्जेक्ट हर बार जो दोनों केस लेंगे ना, दोनों फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन, उसमें बीटा के तो 2 केस होंगे, पर ऑब्जेक्ट का जो अल्फा एंगल होगा वो फिक्स होगा एट लीस्ट डिस्टेंस। कहाँ पे होगा? लीस्ट डिस्टेंस भाई, बस यही चीज़ पकड़नी है। यानी इसमें जब अपन डेरिवेशन करेंगे माइक्रोस्कोप का, तो फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे ऑब्जेक्ट होगा लीस्ट डिस्टेंस और इमेज होगी एट लीस्ट डिस्टेंस। फिर इसी में माइक्रोस्कोप में सेकंड डेरिवेशन करेंगे ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस और इमेज एट इन्फिनिटी। देखो कितना इजी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का एक फिक्स पैटर्न रहेगा। इसमें बात करते हैं भाई, इसमें ये टेलीस्कोप तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को दिखाता है, बहुत दूर होते हैं बहुत बड़ी चीज़ें। तो बड़ी चीज़ें तो कोई लीस्ट डिस्टेंस पे थोड़ी रखोगे, मून को लाके कि आप नज़दीक रख सकते हो क्या 25 सेंटीमीटर पे? तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ नज़दीक आ सकता है यार? ऑब्जेक्ट ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें, हेवनली बॉडीज़, बड़ी बड़ी बॉडीज़ को दिखाता है। तो हेवनली बॉडीज़ तो बहुत दूर होती है। तो इसमें जस्ट इसका उल्टा है कि इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट होगा एट इन्फिनिटी। क्या होगा? इन्फिनिटी होगा भाई। अब बताओ कहाँ प्रॉब्लम? इसमें 2 डेरिवेशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट 2 डेरिवेशन होंगे। फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस। फिर सेकंड डेरिवेशन करेंगे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी और इमेज एट इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी एक बार, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लो, और डेरिवेशन करते आपको लगेगा कि ये तो बहुत ईजी चीज़ है। जिसके ये दिमाग में बैठ गई मेरे हिसाब से वो कहीं अटकने वाला नहीं है। अब अपन माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं। माइक्रोस्कोप 2 टाइप के होते हैं, तो टेलीस्कोप भी 2 टाइप के होते हैं, इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है। बार बार आपको कह रहा हूँ, जितने न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं है इस लेक्चर के, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत रेयरली आते हैं इस टॉपिक के, पर थ्योरी तो रेयरली क्या मतलब भरी हुई आती है, थ्योरी आती है इसकी, ठीक है ना। और बहुत ईजी भी है, तो इसलिए आप इसको समझे अच्छे तरीके से। माइक्रोस्कोप, ठीक है, इट इज़ यूज्ड, अब आपको नोट्स लिखने साथ साथ, टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वेरी स्मॉल या टाइनी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, ठीक है। छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए काम आएगा। ऑब्वियसली छोटे ऑब्जेक्ट कब दिखेंगे? जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये मैग्निफिकेशन तो करता है, इमेज को बड़ा तो करता है भाई, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल और कंपाउंड। पहले सिंपल पढ़ लेते हैं अपन। सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा भाई, कोई डिटेक्टिव होता है, जासूस होता है, वो यूं रख करके मतलब एक पूरा, या बायोलॉजी लैब में आप काम में लेते हो, पूरा एक बड़ा ग्लास होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, नीचे हैंडल होता है पकड़ने के लिए, आप देखते हो ना चीज़ों को। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब खाली कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है? अकेला एक कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, कोई बड़ा कोई हाईफाई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, खाली अकेला एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस इमेज को बड़ी करके दिखाता है, तो इसलिए अकेले कॉन्वेक्स लेंस को अपन क्या कहते हैं? खुद कॉन्वेक्स लेंस खुद एक माइक्रोस्कोप है। कॉन्वेक्स लेंस माइक्रोस्कोप है, और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी आप कहते हो, ठीक है। तो ये तो कोई बहुत हाईफाई चीज़ नहीं है, आप समझ रहे होंगे कोई बहुत बड़ी कोई हाईफाई इंस्ट्रूमेंट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं निकला। ये तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, नाम से निकल पता चल रहा है। इट इज डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड ग्रेटर, लार्ज तो नहीं कहोगे पर ग्रेटर, चलो लार्ज कह दो, लार्ज अपर्चर। अपर्चर मतलब साइज होता है, साइज तो बड़ी होती है, फोकल लेंथ छोटी होती है इसकी, ठीक है। क्यों होती है वो आपको आगे पता चल जाएगा। क्लियर? ये इसके बारे में है, इसका कंस्ट्रक्शन था इसका। अब मैं एक प्रिंसिपल लिख लेता हूँ जिसके बारे में आप पहले से जानते हो, प्रिंसिपल लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। आपको ये पता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed between optical center O and focus point F of convex lens
कॉन्वेक्स लेंस। देन तो कैसे इमेज बनती है भाई, अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस और इसके बीच में रख दो तो ऑप्टिकल सेंटर, ये पढ़ा हुआ है, कभी पढ़ा था, यहाँ रख देते तो कैसे इमेज बनती है, तो वर्चुअल इमेज बनती है और बड़ी इमेज बनती है। ठीक है, तो ये मैंने उस समय बताया भी था जब आपको डायग्राम बनाए थे लेंस के, तब मैंने कहा था ये लास्ट वाला केस आगे काम आएगा, देखना आप उस वीडियो को वापस पीछे लेके जा करके अब देखना आप, ठीक है, पता चलेगा आपको। कॉन्वेक्स लेंस, देन इट फॉर्म्स, अब ये फॉर्म करेगा कैसे इमेज, फॉर्म एक तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड का दूसरा वर्ड है भाई मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, देखना कैसे आप डायग्राम बना रहे हैं अपन। अब डायग्राम अपन बना देते हैं, ठीक है। अब देखो एक सेकंड हो, आपने ये लिख तो लिया, पर ये एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना भाई, दो केस है हर के, सिंपल माइक्रोस्कोप के दो केस है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो केस है, टेलीस्कोप के भी दो केस है। तो इसमें सॉरी आप यहाँ पे लिख लेना, पहले अपन केस फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट केस फर्स्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, जिसमें फाइनल इमेज जो बनेगी ना, एक ही इमेज बनेगी वैसे तो, फाइनल इमेज जो होगी, फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, कहाँ पे है, लीस्ट डिस्टेंस, ये लिख लेना भाई, मैं चूक गया यहाँ पे, हेडिंग डाल देना, पहले ये हेडिंग डालना फिर प्रिंसिपल लिखना, ठीक है। फाइनल इमेज कहाँ पर बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है, क्लियर। तो अब प्रिंसिपल लिख लिया अपन ने, और बाकी कोई कंस्ट्रक्शन कुछ लैंग्वेज और लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो सीधा डायग्राम बना रहा हूँ आपके, देखना। देखना भाई डायग्राम को, ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये पॉइंट आपका एफ है, फोकस पॉइंट, ठीक है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट को मैं नाम देता हूं ए बी, ठीक है। अब इमेज बनानी है भाई, तो इमेज बनानी तो आपको पता ही है, एक रे आप कैसे भेजते थे, पैरेलल, जो कहां से पास होती थी, फोकस से, ये देखो फोकस से जा रही है एक रे, और एक रे आप ऑप्टिकल सेंटर से भेजते थे ऐसे। ये ऑब्जेक्ट पड़ा है भाई यू डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट पड़ा है यू डिस्टेंस पे, ठीक है। अब मैं इसको, मेरे को ये पता कहीं नहीं काटेगी आगे, तो कहाँ कटवाए, जबरदस्ती कटवाना तो पड़ेगा, तो पीछे बढ़ाओ इनको, पीछे ले लो भाई, मेरे बोर्ड मेरे को लग रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कट कर रही है, चलो ठीक है, यहाँ कट कर रही है, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश, और ये जो इमेज बनी है ये कितनी डिस्टेंस पे बनी है, वी डिस्टेंस पे बनी है, वी, ठीक है। और हमने कहा कि जो इमेज बनी है वो लीस्ट डिस्टेंस पे, यानी ये जो वी डिस्टेंस है, हमारी आंख भाई इस ओ पे होगी, ओ पे टिकी हुई होगी आपकी आई। अभी तो मैं आई यहाँ बना देता हूँ, ये रे आ रही है आपकी आंख के अंदर, पर आप आंख यहाँ पे रखते हो इसके ऊपर, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो इमेज बनी है, ये फर्स्ट केस में इमेज की डिस्टेंस कितनी है, डी है, लीस्ट डिस्टेंस पे बनी है इमेज। ये डायग्राम आप बनाओ पहले, अभी इसमें और मॉडिफिकेशन होने वाला है। ये बी पॉइंट थोड़ा सा कट रहा है ना, इसको बी डैश नीचे लिख लेता हूँ भाई, ठीक है। बस ये यहाँ ज्वाइन हो गया है, ये यहाँ मिल रही है, ये यहीं पे ख़त्म हो गया ये एरो, है ना। अब देखिए भैया आप, अब मेरे को मैग्नीफाइंग पावर निकालनी, क्या निकालनी, पूरा डेरिवेशन इसी पे बेस्ड है ना। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, देखना भाई। यार मैंने आपको बताया है, एम का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन एल्फा। आप देखो पीछे वाला जो अभी जस्ट लिखा है आपको, बीटा अपॉन एल्फा। बीटा तो होता है एंगल ऑफ इमेज, और फर्स्ट केस कर रहे हैं जिसमें इमेज का एंगल, इमेज कहाँ पर पड़ी है, लीस्ट डिस्टेंस पे। और माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट तो फिक्स है, एल्फा तो फिक्स है, लीस्ट डिस्टेंस पे होगा। तो एक्चुअली देखो भाई, ये इमेज तो लीस्ट डिस्टेंस पे बन गई, ऑब्जेक्ट वहाँ पड़ा है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अल्फा और बीटा निकालते टाइम दोनों को एक ही जगह रखना है, या तो इमेज को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाओ या ऑब्जेक्ट को इमेज की जगह। तो एक्चुअली मुझे दोनों को लीस्ट डिस्टेंस पे रखना है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट करके यहाँ रख लेता हूँ उठा के, है ना। पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था, इसने इमेज यहाँ बना दी। अब मैं डेरिवेशन करने के लिए इसको यहाँ से यहाँ पे इसको मान लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ इसके जैसा इक्वल साइज का यहाँ पे मैंने कट करके रख दिया भाई, ठीक है। और इस पॉइंट को P नाम दे देता हूँ, P। और ये P पॉइंट यहाँ O पे जो एंगल बनाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है इसको आप क्या बोलते हो, अल्फा। और वो इमेज है ए डैश बी डैश, ये इमेज है, ये हमारे आई के ऊपर, हमारी आई ओ पे होती है भाई। ये जो एंगल बन रहा है ये पूरा, ये तो है अल्फा, और ये पूरा जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है, बीटा, ठीक है। इमेज जो एंगल बना रही है वो तो है बीटा ओ पे, और ये ऑब्जेक्ट है ए डैश बी
ऑब्जेक्ट है, ये जो एंगल बना रहा है इसको अपन ने क्या कहा है, अल्फा कहा हुआ है। क्लियर? तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। इट इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। मैं फाइनल वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ, बाकी है तो एक ही इमेज है, पर आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन एज इट इज यूं क्यों चिपकानी है, पूरा कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ दो दो इमेज बनेगी। सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज यानी बीटा टू दी एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट यानी अल्फा। और कहाँ पर एंगल बन रहे हैं, एट आई, आँख पे बन रहे हैं, आपके ओ पे एंगल बन रहे हैं। व्हेन बोथ, दोनों कहाँ पे रखें, व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखो अभी समझाते हैं आपको। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लो आप, एम का फॉर्मूला, एम की डेफिनेशन। और मैं ये वाला साइड रफ कर लेता हूँ, है ना। अब m का मैं फॉर्मूला लिख लिया, यानी ये क्या कहना चाह रहा है, m इज दी मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब आप देखो, नजर डालो, मैंने यहाँ ऐसे m लिखा था, बीटा अपॉन अल्फा। मैंने कहा था इसके दो केस है, फर्स्ट केस और सेकंड केस, और इसका एक ही केस है। ये अल्फा जो है इमेज ऑब्जेक्ट का एंगल है और ये लीस्ट डिस्टेंस पे पड़ा है। अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस, और बीटा इमेज का एंगल है जिसमें फर्स्ट केस है लीस्ट डिस्टेंस, यानी अपन फर्स्ट केस कर रहे हैं जिसमें बीटा भी लीस्ट डिस्टेंस पे और अल्फा भी लीस्ट डिस्टेंस पे। इसलिए मैंने लिखा कि दोनों कहाँ पड़े हैं, व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। और डायग्राम में भी देखो आप, ये यहाँ पड़ा था यू डिस्टेंस पे, इसको मैंने कट करके यहाँ रख दिया, ये डी डिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि इमेज तो कितनी दूर बन रही है, डी डिस्टेंस पे बन रही है। इमेज हमने लीस्ट डिस्टेंस पे बनाई हुई है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि सर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेके आया तो इमेज कहीं सरक जाएगी ना, कहीं और चली जाएगी ना, ऐसा मत सोचना। एक्चुअली हमने ऑब्जेक्ट तो यहीं पड़ा है, हमने इसकी इमेज यहाँ बना दी, पर हम एक बार इमेज का एंगल नोट कर रहे हैं, फिर पूरा हटा दिया और एक बार ऑब्जेक्ट को वहाँ रखा और एंगल नोट कर रहे हैं अल्फा, पर मैंने एक ही डायग्राम में दोनों दिखा दी। बाकी ये ऐसे बेवकूफ़ी वाली बात मत कर लेना कि सर ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से काट के यहाँ पे लेके आए, ये कहीं और चली जाएगी ना। अरे ऐसे नहीं लाए हम, हमें एक्चुअली दो अलग डायग्राम बनाने पड़ जाते, जिसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ बनी, बीटा एंगल नाप दिया अपन ने, मेजर कर दिया, फिर लेंस वेंस हटा दो सब और ऑब्जेक्ट को अब इस जगह पे रखो और उसका एंगल नोट करो अल्फा, फिर अपने बीटा अपन अल्फा आता। बाकी इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे अपन। तो अपन ने पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी और इस ऑब्जेक्ट की जितनी साइज का यहाँ पे एक रख दिया और उसका भी एंगल निकाल दिया ऑब्जेक्ट का इसी जगह पे, और इमेज का भी एंगल निकाल दिया इसी जगह पे, यानी दोनों एक ही जगह पे हो तो एंगल का रेशियो क्या होगा, वो हमारी मैग्नीफाइंग पावर होगी। और वो 1 से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने डेफिनेशन जो बनाई वो आपको समझ में आनी चाहिए। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस। तो दोनों का एक एक बार नहीं लिख के मैंने एक साथ लिख लिया, बोथ आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो अब भाई अपना एम क्या है, बीटा और अल्फा निकालना। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दो। अब तो बहुत इजी काम है यार। बीटा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, अल्फा का ट्रायंगल दिख रहा है, तो देखना भाई मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ। ठीक है, देखें आप खुद मुझे यूँ बताओ, पहले एक चीज़ बताओ भाई, ये पूरा एंगल जो है बीटा है। देखो ये लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है, ये लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन ऐसे है, ये एंगल बीटा है। अगर मुझे यूँ बताओ कि ये एंगल तो चलो अल्फा है, ये अल्फा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, है ना, अल्फा है, क्या ये एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल, ये बीटा है तो इधर इधर लिखूंगा मैं तो भी ये बीटा ही तो होगा, एंगल तो बीटा ही होगा ना ये। अब ठीक है, अब देखो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ एक OA'P, टाइम खराब नहीं करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं OA'P। देखना सिंपली तरीके से, पहले इस ट्रायंगल को देखो OA'P, ये तो ऑब्जेक्ट का एंगल है, ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है, अल्फा है। क्या एंगल है भाई, tan अल्फा का, और एंगल्स स्मॉल है इसलिए tan अल्फा को आप अल्फा में बदल दो। ठीक है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो है A'P, और बेस क्या है भाई, बेस ये बेस OA'। ठीक है, और ये A'P को क्या मैं AB नहीं लिख सकता क्या, AB के बराबर ही तो है, A'P को AB लिख लो आप, अपॉन, और अपॉन में तो ये OA' पड़ा है, इसको नहीं छेड़ना है भाई। इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको, ये लो अल्फा आ गया। बीटा निकालो, देखो बीटा मैं है ना उस पूरे ट्रायंगल से निकाल सकता हूँ, इतने बड़े ट्रायंगल से, पर मैं उस ट्रायंगल से नहीं निकाल रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा था ना यहाँ, और यही सीधी सीधी लाइन थी,
तो वो बीटा है, ये भी अंदर वाला एंगल ये भी कितना है, बीटा ही है, एक ही तो लाइन है ये बीटा। तो मैं इस ट्राइंगल से, इस छोटे वाले ट्राइंगल से बीटा निकाल रहा हूँ, मैं उस बड़े वाले से नहीं निकाल रहा हूँ। आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, कहीं वो ले लोगे आप। वो इसलिए नहीं लेना है कि मैंने अभी अल्फा लिया है तो इसमें ये वाली साइड आई, और मैं ये छोटा वाला ट्राइंगल लूंगा तो इसमें ये साइड आएगी, ये दोनों एक जैसी है, इसलिए जब डिवाइड करेंगे तो कट जाएगी। एक तो कॉमन हो ताकि डिवाइड करने पे कट जाए, तो इसलिए मैंने ये किया, ठीक है। आप वो लेते तो ये नीचे वाली कॉमन आ जाती, पर ऐसे नहीं आता आंसर, ठीक है। तो मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ OAB, दूसरा ट्राइंगल OAB। इस ट्राइंगल से, इस दूसरे वाले ट्राइंगल से मैं बीटा निकाल रहा हूँ, 10 बीटा, और 10 बीटा को आप बीटा लिख लो। क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर क्या होगा AB, और बेस क्या होगा, बेस OA। इक्वेशन नंबर 3 आ गया भाई। यहाँ अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप देख लेना इस चीज़ को, और बाकी तो अब कहीं आगे प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो, पुटिंग इन वन। बीटा की जगह रखो आप वैल्यू AB अपॉन OA, AB अपॉन OA डैश, ठीक है। AB से AB कट गया, ये OA डैश ऊपर चला गया, OA डैश अपॉन OA, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आप इस डायग्राम से साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज बताए भाई मुझे। O से A तक कितना होगा, OA और OA डैश। O से A तक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है U, और इंसिडेंट रे इधर से आ रही है भाई, तो नेगेटिव होगी माइनस की U। अब तो ये चीज़ आपके प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए। OA डैश कितना है, O से A डैश तक, तो ये V है, या V की वैल्यू D के इक्वल है, और माइनस का D लिखेंगे ये, तो ये दोनों यहाँ रख दो फ्रॉम 4। तो इसकी जगह तो मैं रख देता हूँ माइनस D, और इसकी जगह माइनस U, माइनस माइनस कट गया है, M आ गया माइनस D/U। बट ये फॉर्मूला नहीं आया अभी तक हमारा आंसर नहीं आया। कारण क्या है, U है। अब आपको मैं कहूँ मैग्नीफाइंग पावर निकालो तो D तो 25 सेंटीमीटर रख दोगे, U कहाँ से लाओगे, ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा है ना, तो ये तो बहुत नज़दीक पड़ा है लेंस के। अब इतना नज़दीक पड़ा है, आपको बैक्टीरिया लेंस के नज़दीक पड़ा है, या कोई छोटी चीज़ लेंस के नज़दीक है, तो U कहाँ से नापोगे आप। तो इस U को हटाओ, आप U को हटा दो। तो U को अपन मेज़र करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं U को हटा रहा हूँ भाई। अब मैं चलो ये रफ कर देता हूँ। U को हटाने के लिए देखो D/U फार्मूला जो है ना, मैं लेंस फार्मूला लगा रहा हूँ भाई। आगे अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, तो अभी ये जो डेरिवेशन कर रहा हूँ ये पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वापस आएगा, ठीक है। इसलिए इसको समझना। लेंस फार्मूला 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। अब भाई सबकी वैल्यू साइन के साथ रखता है। U का साइन कैसा है, U की वैल्यू, तो U की वैल्यू तो मुझे नेगेटिव लेनी चाहिए, माइनस U। V की वैल्यू किसके इक्वल है, तो V इक्वल टू D है, और ये भी नेगेटिव है। F फोकल लेंथ किधर है, फोकस पॉइंट ये इधर है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ये प्लस का F आएगा। तो इसलिए यहाँ रखो आप, V की जगह रखो माइनस D, U की जगह माइनस U, और F की जगह आपको क्या रखना है, प्लस F। माइनस माइनस कट गया भाई, मुझे D/U चाहिए, तो ये U आ रहा है ना, इसको सबको D से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय D, तो ये D/-D, ये D/U, और ये D/F, ठीक है। D से D कट गया तो कितना रह गया, 1। इस 1 को उठा के उधर ले लो, तो D/U की वैल्यू कितनी आ गई, 1 उधर आ गया भाई, ये 1 हो गया, जीरो मत कर देना, ऊपर नीचे कट रहा है, 1 हो गया, -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, तो D/F, इक्वेशन नंबर 6। तो ये D/U की वैल्यू वहाँ रख दो बस, पुटिंग इन 5 फ्रॉम 5। तो M जो आया है, ये D/U की जगह M रख दो, या M की जगह D/U रख दो, तो D/U की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 + D/F। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का। ये ऐसे कैसे वापस डेरिवेशन होगा आगे हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। M मैग्नीफाइंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, फोकल लेंथ जितनी कम होगी, तो F कम होनी चाहिए, इसलिए हमने जो कॉन्वेक्स लेंस लिया था काम में, उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट थी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब आप इस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू रखेंगे D और F की, वो बिना साइन के रखेंगे आप। जैसे क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो D तो आप 25 रख देना, और F की जगह 10 रख देना, 2.5 + 1 हो जाएगा, 3.5 आ जाएगी, ठीक है। बिना साइन के आपको वैल्यू रखनी है। कॉन्केव लेंस कभी काम नहीं आएगा यहाँ पे माइक्रोस्कोप के केस के अंदर। अब अपन सेकंड केस कर रहे हैं, केस नंबर 2। अब की बार बीटा का, भाई मैंने कहा ना बीटा के 2 केस लेने हैं। ये जो इमेज जो लीस्ट डिस्टेंस पे बनाई थी आपने, इस बार अपन इस इमेज को भेज रहे सीधा इन्फिनिट पे। तो केस नंबर 2 है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फाइनाइट। अब यूं बताओ, ये इन्फाइनाइट पे कब जाएगा, ये जब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हो, तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे पड़ा हो।
अभी कोई छोटी छोटी बातें थोड़ी हुई, आपको पहले बताई गई है ना, सब पता है आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट जब फोकस में पड़ा हो तो इमेज सीधी कहाँ जाती है, इन्फिनिट में। तो प्रिंसिपल लिखो भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस, या कॉन्वेक्स लेंस ही लिखो ना, then its image is formed at infinity, ठीक है, और हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगी, हाईली मैग्नीफाइड, बड़ी तो होगी। ठीक है, तो अपन डायग्राम बना रहे हैं भाई, ये हटा देते हैं पूरा, और डेरिवेशन करना है अपन को उसका भी, केस नंबर 2 का भी। ये हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस पॉइंट है, ये भी फोकस पॉइंट है। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया, यानी इस बार u की वैल्यू किसके इक्वल है, f के इक्वल है, फोकल लेंथ के इक्वल है। एक रे पैरेलल भेजोगे आप, जो कहाँ से पास होगी, f से, एक रे o से भेजोगे, जो कहाँ से पास होगी, सीधी सीधी, ये हमारी आँख है। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो इन रे को पीछे बढ़ा दो भाई, पीछे बढ़ाऊंगा तो ये तो पैरेलल ही रहेगी, कहीं नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिट पे। अब ये जो पैरेलल रे है आपकी आंख ओ पे पड़ी है, कितना एंगल बना रही है, बीटा, इमेज के एंगल को बीटा कहते हैं। इस बार मैंने आपको बताया है एम के 2 केस होंगे बीटा के, बीटा अपॉन अल्फा। एक बार आपको लीस्ट डिस्टेंस पे था और अब सेकंड केस करें जिसमें सीधा इन्फिनिट पे। तो ये देखो, ये पैरेलल रे इन्फिनिट पे और आपकी आंख के ऊपर, आपकी आंख ओ पे होती है, कितना एंगल बना रही है, बीटा। अल्फा क्या होता है, अल्फा तो मैंने कहा यूँ सीधा पूंछ पकड़ के रखते हैं ना, वैसे मतलब पकड़ लोग। अल्फा मतलब एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्ट फिक्स है, लीस्ट डिस्टेंस पे होगा। तो भाई ऑब्जेक्ट फिक्स है, लीस्ट डिस्टेंस पे होगा, एट डी डिस्टेंस पे होगा। तो इमेज तो इन्फिनिट पे है, उसने एंगल बना दिया बीटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है भाई, ये ऑब्जेक्ट जो आपका ए बी ऑब्जेक्ट था, इसको कट करके उठा के थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दो भाई, ये शिफ्ट कर दिया, इसको ए डैश कह देते हैं और इसको पी कह दो। और ये कितना दूर रखा है आपने पता है, इसको उठा के इसको लीस्ट डिस्टेंस डी पे रखा है। मैंने कहा ऑब्जेक्ट तो फिक्स है, उठा के रखना ही रखना है। ठीक है, 2 केस होंगे। तो इसमें आपको है इमेज, तो आप दो, अब इमेज और ऑब्जेक्ट को दोनों को एक जगह नहीं रख सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कहाँ चला गया, इमेज कहाँ चली गई, इन्फिनिट पे। बीटा के 2 केस होंगे, इसमें बीटा इन्फिनिट पे होगा, ऑब्जेक्ट फिक्स है। फर्स्ट वाले डायग्राम में भी उठा करके उसको रखा था लीस्ट डिस्टेंस पे, सेकेंड वाले केस में भी लीस्ट डिस्टेंस पे रखना है। आगे एक डेरिवेशन करेंगे कंपाउंड का, उसमें भी यही करेंगे। और ये हमारे आँख पे जो एंगल बनाएगा ओ पे, उसको आप क्या कहोगे, अल्फा। और अब तो भाई बिल्कुल इजी है, वापस बीटा अपॉन अल्फा निकालना है, पर एक बार डेफिनेशन लिखेंगे। इस बार कैसे डेफिनेशन बनाओगे भाई, क्या होता है, एम बीटा अपॉन अल्फा, यानी एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, और इमेज कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एट लीस्ट डिस्टेंस। तो लिखो डेफिनेशन। मैग्नीफाइंग पावर, इट इज डिफाइंड, ये आ के साइड में कर लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज का एंगल एट आई प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इमेज का एंगल बीटा, टू दी एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट यानी अल्फा एट आई। ये भी एंगल कहाँ पे बन रहा है, एट आई, और ये कहाँ प्लेस्ड है भाई, प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, लीस्ट डिस्टेंस माइक्रोस्कोप में फिक्स है भाई, लीस्ट डिस्टेंस पे होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा। m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं। अब पिछले वाला डेरिवेशन गया, अब इसको वापस नई शुरुआत है, इसलिए इक्वेशन नंबर क्या दे दो आप, इसको 1 कह दो भाई। ठीक है, अब बीटा और अल्फा निकालो फिर। अब इसमें क्या कहना,
तो बताओ कौन सा ट्राइंगल है। सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे अल्फा वाला ट्राइंगल, साफ दिख रहा है, इसमें तो कोई है ही नहीं कन्फ्यूजन। ट्राइंगल दो ही तो ट्राइंगल है, ओ ए डैश पी, ट्राइंगल है ओ ए डैश पी, टेन अल्फा, और इस टेन अल्फा को आप अल्फा लिखोगे। अब ये नहीं कहना है मुझे समझ में नहीं आया, इसको मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया भाई, ठीक है। इसलिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस देखें, आप कहाँ कौन सी चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको पकड़े उसको, ठीक है। यूँ घोल आपको यूँ घोट के पिला नहीं सकते, या कोई घोल के यूँ दे नहीं सकता कि भाई ले बेटा पी ले और समझ में आ जाएगा तेरे को। अपना खुद का दिमाग तो लगाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए और प्रैक्टिस, देखो बिना प्रैक्टिस तो आप भूलोगे, 10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं भी अगर पहली बार पढ़ा रहा होता या 1-2 बार देखा हुआ होता तो मैं भी यहाँ 10 बार अटकता, साफ करता, ये लोन ये करता, फिर ये समझाता ज़बरदस्ती। प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस में नहीं आएगा आपके तो आप इसको आप अटकोगे, एग्जाम में गलतियाँ होगी, ठीक है। इसलिए बिना देखे इन डेरिवेशंस को करना है, और मैं कह रहा हूँ 90% चांस है कि इन टॉपिक्स में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा, और टेन अल्फा क्या होगा इस ट्राइंगल से बताओ। परपेंडिकुलर तो है ए डैश पी और बेस क्या है ओ ए डैश, इक्वेशन नंबर 2। और 2 क्यों दो इसको, ए डैश पी किसके बराबर है भाई, ए डैश पी किसके बराबर है, ए बी लिख लो, इसको अभी निपटा दो। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका। दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है ओ एफ बी, इसको टेन बीटा कह दो, और टेन बीटा को आप बीटा कह ही सकते हो। क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है बताओ, परपेंडिकुलर ये रहा ए बी, और बेस क्या है भाई ओ एफ को या ओ ए कह दो, चलो अभी तो ओ ए ही लिख रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि एफ और ओ ए की जगह है। ये इक्वेशन नंबर 2, 1 उसको दे दिया, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो भाई, और 2 और 3 की वैल्यू पुटअप कर दो 1 में, पुटिंग 2 and 3 in 1, रखो बीटा की जगह रखो भाई ए बी अपॉन ओ ए, और अल्फा की जगह रखो आप ए बी अपॉन ओ ए डैश। ए बी से ए बी कट गया, ओ ए डैश ऊपर चला गया, ओ ए डैश अपॉन ओ ए। अब आप तो मुझे यूं बताओ भाई, साइन कन्वेंशन के साथ सीधे ही रख रहा हूं मैं, ओ ए डैश कितना है, सब इधर है, नेगेटिव होंगे, ओ से ए डैश तक तो है डी, तो ये तो रख दो माइनस डी, और ओ ए कितना है, ओ से लगा के ए तक, ये तो फोकल लेंथ है एफ, लेकिन इधर की तरफ है, कोई लेंस फॉर्मूले में नहीं रख रहा हूँ मैं एफ, ये तो फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है, ओ ए डिस्टेंस की वैल्यू रख रहा हूँ, और ये ओ ए डिस्टेंस जो है एफ के बराबर है, ये तो यू की वैल्यू है, और यू तो हमेशा नेगेटिव होता है ना, इसलिए माइनस एफ लिखोगे, माइनस माइनस कट गया, तो एम का फॉर्मूला आ गया भाई डी बाई एफ, इक्वेशन नंबर 4, और ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है ना। तो ऑब्जेक्ट जब, अब मैं यूँ बताऊँ आपको, इसको हटा देता हूँ, डायग्राम बना देना भाई, डायग्राम में एरो बनने बहुत जरूरी है भाई, प्रॉपर एरो मेंशन होने चाहिए, ध्यान रखना, एरो नहीं बनाया तो नंबर कट जाएंगे आपके। मैं ये कह रहा था अगर ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पे हो, नियर पॉइंट पे, तो ये मैग्नीफाइंग पावर होगी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फाइनाइट पे होता है तो ये होगा। अब एक चीज़ और है, देखो मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, जो केस नंबर 2 किया था जिसमें ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे था, उस केस नंबर 2 का नाम है नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या नाम है, तो आपने जहाँ केस नंबर 2 हेडिंग लगाई थी ना, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, उसके ब्रैकेट में लिख लेना नॉर्मल एडजस्टमेंट। कई बार एग्जाम में यूँ नहीं आता है कि फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यूँ नहीं कहेंगे, आपको यूँ कहा जाएगा फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर द केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, इस केस को नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। और ये तो भाई लीस्ट डिस्टेंस वाला केस है ही है, आपको पता ही है। और आपको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर निकालो, मैक्सिमम तो दोनों में से बड़ी कौन है, ये बड़ी है, 1 ऐड हो रहा है, तो अगर मैक्सिमम कहते तब ये निकालनी है, और मैक्सिमम के केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा होता है, लीस्ट डिस्टेंस पे, ठीक है। अदरवाइज ये है ही है, यहाँ वैल्यू जो है बिना साइन के रखनी है, नॉर्मली वैल्यू रखनी है, डी की वैल्यू दे दे 25, एफ की वैल्यू 5 दे दी तो रख देना, डिवाइड हो जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। एक छोटा सा अपन क्वेश्चन करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप पे, फिर उसके बाद अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, लैंग्वेज तो लिखते नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ आपको दी गई है 6.25 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होती है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, ठीक है। और उसके लिए नियर पॉइंट जो है वो 25 है, हमें पता ही है 25 सेंटीमीटर होता है, क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है इसको, पर अभी हमें 25 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालें, यानी यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर सेकंड आपको क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड मैग्नीफाइंग पावर,
m भी निकालना है। व्हेन ऑब्जेक्ट जो है व्हेन इमेज एट या यू, इसने कुछ नहीं कहा, चलो फाइंड मैग्नीफाइंग पावर का इसने एक, ठीक है, तो यानी आपको m फाइंड आउट करना है। और एक ये फिर पर्टिकुलर केस कह रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर वापस निकालो m व्हेन इमेज एट इन्फिनिटी। इसमें इस वाले केस में आपको है ना क्वेश्चन ये नहीं कहेगा नियर पॉइंट पे पड़ा है। जब क्वेश्चन यूं कहे फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर, तब आप समझ जाना ऑटोमेटिकली नियर पॉइंट वाला केस है, ठीक है, फर्स्ट वाला केस है। तो एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन है, यू पूछा है, बाकी जो हमने m के दोनों फॉर्मूले लिखे उसमें यू कहीं नहीं है, तो फिर यू कहाँ से निकाले अपन। तो एक्चुअली अपन को पूरा लेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। फोकल लेंथ दे दिया आपको और ये सब कुछ दिया हुआ है। तो भाई इसने क्वेश्चन ने कहा फोकल लेंथ तो जो है वो 6.25 सेंटीमीटर है, और इमेज जो बन रही है वी, ये नियर पॉइंट पे बन रही है इमेज। फर्स्ट ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इमेज जो बन रही है नियर पॉइंट पे बन रही है। क्वेश्चन ने कहा कि भाई नियर पॉइंट पे डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो नियर पॉइंट पे अगर इमेज बन रही है, फर्स्ट वाला केस ही ले रहे हैं हम। क्वेश्चन ने खुद ने कहा हुआ है कि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है और इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है तो v की वैल्यू 25 होगी। और आप लोगों को ये बताया गया कि नेगेटिव लेना है, क्योंकि इस केस में इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। अभी हमने डेरिवेशन की ही है, ठीक है, और u आपको निकालना है। तो क्या फॉर्मूला, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू कितनी होगी -25, u मुझे नहीं पता, और f की वैल्यू 6.25, ठीक है। उसको उधर ले लो, बोले u जो पड़ा इधर, ये -1/u पड़ा रहने दो, 6.25 और ये प्लस का 25 हो गया, पॉइंट हटाओगे तो ये 100 हो गया। 25 का डिवाइड करोगे तो 4, और 25 का डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 25। 25 एलसीएम आ जाएगा तो 4 + 1 5 हो गया, 5 से ये डिवाइड हो गया 5। इसको उल्टा कर दो भाई, u इक्वल टू आ गया -5 सेंटीमीटर। आ गया एक आंसर। फिर इसने क्या कहा आपसे, ठीक है, फिर इसने आपसे सेकंड चीज क्या पूछी भाई, मैग्नीफाइंग पावर बताओ m। तो m का फॉर्मूला क्या है, 1 + d/f। d कितना है, d तो 25 होता है और f है 6.25। ये इससे डिवाइड कर लो भाई, 4 टाइम्स होगा, तो m इक्वल टू 5 आ गया। और थर्ड आपको इमेज वापस मैग्नीफाइंग पावर पूछिए, जब इमेज इन्फिनिट पे हो तब फॉर्मूला होगा d/f, और d की वैल्यू तो है 25 और ये 6.25, तो ये डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। m का कोई यूनिट नहीं होता है। ये क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बस, ठीक है। अब अपन लेंगे भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप।